फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट साइड दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है मैंने गैंग्रीन कहानी से लिया है। आपको पता है गैंग्रीन कहानी हमारे यूजी नेट के इकाई 7 में भी लगा हुआ है और गैंग्रीन कहानी जो है वो कई जगह आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसकी समीक्षा को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं गैंग्रीन कहानी के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में समझ लेते हैं। गैंग्रीन कहानी की समीक्षा देखेंगे कि इसमें क्या है, और यदि इस तरह से आपने कहानी को पढ़ने के बावजूद कहानी को पढ़ लेने से यदि इस तरह से आप समझ लेते हैं कहानी को, तो लगभग बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगजेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगजेय को एक प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक के रूप में भी जाना जाता है। बचपन में इन्हें सच्चा के नाम से पुकारा जाता था। अगजेय ने 1943 ईस्वी में 7 कवियों के वक्तव्य और कविता को लेकर एक लंबी भूमिका के साथ तार सप्तक का संपादन किया। अगजेय ने आधुनिक हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया, जिसे प्रयोगशील कविता की संज्ञा भी दी गई। इसके बाद समय समय पर उन्होंने दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक का संपादन भी किया। अगजेय की प्रमुख कहानी संग्रह देख लेते हैं। विपथगा है, 1937 से प्रकाशित होती है। परंपरा 1944 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 48 में, जयदोल 1951 में आदि। आगे देखते हैं कि अगजेय रचनावली के 18 खंडों में उनकी समस्त रचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। इसके संपादक कृष्णदत्त पालीवाल हैं। ये आधुनिक साहित्य में एक सलाहकार पुरुष थे, जिसने हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया। हम आगे देखते हैं कि रोज कहानी शीर्षक अगजेय के कहानी संकलन विपथगा के पहले संस्करण में संग्रहित है। यह विपथगा के 5वें संस्करण रोज, जब ये रोज शीर्षक से प्रकाशित होती है तो ये विपथगा के पहले संस्करण में इसको रखा जाता है। यह फिर बाद में यह विपथगा के 5वें संस्करण में, जो सन 1990 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ, तो यही कहानी गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब रोज कहानी से प्रकाशित होती है तो विपथगा के पहले संस्करण में संग्रहित होती है, और जब गैंग्रीन से प्रकाशित होती है तो विपथगा के 5वें संस्करण में इसको रखा जाता है। संभव है कि लेखक ने इसके पहले शीर्षक में इस कारण परिवर्तन कर दिया कि इसका एक पात्र डॉक्टर जो गैंग्रीन नामक बीमारी का उपचार करता है, लेकिन हिंदी जगत में इसे रोज शीर्षक से अधिक जाना गया। इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से यंत्रवत जीवन और उसके सीमित घरेलू से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पेपर में ये यांत्रिक जीवन के रूप में आया है, पेपर में आ चुका है इन शब्दों का। क्योंकि जब भी आप हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं या हिंदी की कोई विधा पढ़ रहे हैं तो लगभग शब्दावली की समझ होना बहुत ज़रूरी है। अब यांत्रिक हो गया, यंत्रवत हो गया, अब आपको लग रहा है ये यांत्रिक क्या है, या कोई मशीन उसीन का पार्ट की बात तो नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कोई एक पात्र है जो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम पे लगी रहती है, उसको रात्रि के 11 बजे के पहले रेस्ट मतलब आराम करने का मौका नहीं मिलता। तो मतलब यांत्रिक रूप से कोई मशीन को चला दो और जब तक आप बंद ना करो तो बंद नहीं होती है। वैसे इसी कहानी की नारी पात्र है। परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। यह एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। रोज एक ही ढर्रे पर चलती मालती की उबाहट भरी दिनचर्या कहानी के शीर्षक रोज से भी ध्वनित होती है। गैंग्रीन कहानी के मुख्य पात्र बता दूं कौन कौन से हैं, तो मालती हैं। मालती मुख्य नायिका पात्र है। वह एक विवाहित स्त्री तथा एक बच्चे की माँ भी हैं। महेश्वर हैं, मालती का पति है जो एक पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। लेखक हैं, लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। मालती और लेखक में परस्पर मित्रता का भी संबंध है। टीटी मालती का नन्हा सा बेटा है। अब थोड़ा सा इसकी समीक्षा हम देखते हैं, और शायद मुझे लगता है कि यदि इस तरह से समीक्षा आप पढ़ते हैं तो सभी कहानियों के, फिर सभी विधाओं के, तो बहुत से डाउट आपको, यदि आपने नहीं पढ़ा पूरी कहानी तो कहानी पढ़ने से कहानी की पट कथा आपको समझ में आ जाती है। यदि अब आपको दोबारा कहानी सुनने का भी मौका मिला तो आपको आपकी चीज़ें बहुत सी क्लियर हो सकती हैं।
अब हम समीक्षा देखते हैं तो कहानी सर्वप्रथम गैंग्रीन नाम से छपी थी, लेकिन बाद में इसका शीर्षक बदलकर अक्षय ने रोज शीर्षक के रूप में छापा था। आगे देखते हैं कि यह कहानी पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि कुशल क्षेम नहीं पूछती, वह उसे पंखा अवश्य झेलती है, उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्षों बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुपचाप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। अतिथि को उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है। वह बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूँ से देती है, मानो इसके पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, यह कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाता है। कहानी के इस भाग में मालती का कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरी करती प्रतीत होती है, पर उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जिससे उसके नीरस, उदास यांत्रिक जीवन की ओर संकेत होता है। अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक उत्साहहीनता और ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मन स्थिति के संश्लिष्ट अंकन में सफल हुआ है। गैंग्रीन कहानी के दूसरे भाग में मालती की अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों का भी उल्लेख हुआ है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी। यह रोज का उसका क्रम है। इसकी जानकारी भी हमें इस कहानी में मिलती है। हम देखते हैं कि बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर ना आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर का लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन में रोज जैसा ही है, यानी प्रतिदिन वही काम हो रहा है। घंटा खड़कने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस जीवन की सूचना देता है अथवा बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। हम आगे देखते हैं कि इस भाग में मालती, महेश्वर तथा अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यही पता लगता है कि लेखक का अधिक ध्यान बाह्य दृश्य की बजाय अंतर्दृश्य पर है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे ढर्रे रोगियों का टाँक काटने, उसके मरने के नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है, पर अक्षय का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है। इसलिए उसकी गतिविधियां तथा मन स्थितियों के अंकन पर लेखक ने अधिक ध्यान दिया है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते रहे और चांदनी रात का आनंद लेते रहे, पर मालती घर के अंदर बर्तन मतलब धुल रही थी। क्या यही उसकी नीति थी? बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया मानो पूछती है कि वह बच्चे को संभाले या बर्तन मांजे। ये काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है? क्या यही उसका भाग्य है? इस अचानक प्रकट होने वाली जीवनेच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। इसमें नारी जीवन की विषम स्थितियों का कुशल अंकन हुआ है। बच्चे का सोते सोते पलंग से गिरना उसके लिए सामान्य बात है, क्योंकि रोज ऐसा होता है। बच्चे की चोट भी मामूली बात है, क्योंकि उसे चोट रोज लगती रहती है। मालती के मन पर लगने वाली चोटें भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वह रोज इन चोटों को सहती है। रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है और तब मालती करुणा स्वर में कहती है, 11 बज गए।
उसका घंटे गिनना उसके जीवन की निराशा और करुणा स्थिति को प्रकट करता है। रोज गैंग्रीन अगजे की चर्चित कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य एक विवाहित युवती के जीवन चित्रण, मालती की रोज एक ढर्रे पर चलती दिनचर्या और उबी हुई जिंदगी की ओर संकेत करता है। उसका आचरण उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा की गवाही देता है। घंटे की गिनती करना भी उसकी भारी ऊब और जड़ता का सूचक है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा भारी हो गया है। कहानी के अंतिम भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थिति की चर्चा है। महेश्वर अस्पताल में आने वाले गैंग्रीन के रोगियों का उल्लेख करता है। उनकी टाँग काटनी पड़ती है। मालती डॉक्टर महेश्वर की लापरवाही और अस्पताल की दुर्दशा पर व्यंग करती है, या मिस्टेक है, ठीक है, टाइप मिस्टेक है, करती है, जो उसकी संवेदनशीलता का परिचायक है। कहानी एक रोचक मोड़ पर वहाँ पहुँचती है जब मालती जब महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने को आदेश देता है। आम एक अखबार के टुकड़े में लिपटे हैं। जब वह अखबार का टुकड़ा देखती है तो उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। उसके घर में अखबार का भी अभाव है। वह अखबार लिए तरसती है, इसलिए अखबार का टुकड़ा हाथ में आने पर वह उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। यह इस बात का सूचक है कि सीमित दुनिया से बाहर निकलकर वह उसके आसपास की व्यापक दुनिया से जुड़ना चाहती है। जीवन की जड़ता के बीच भी उसमें जिज्ञासा बची है, जो उसकी जीविका के सूचक है। हम देखते हैं कि मालती के जिजीविका के लक्षण कहानी में यदा कदा प्रकट होते हैं, पर मालती का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं है, बल्कि समझौते और परिस्थिति के पर संवेदनशीलता का है। ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है, तो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे इसके भूल में उसके पद के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता को अभिव्यक्त करती है। वह भी परंपरागत सोच की शिकार है, जो इसमें विश्वास करती है कि यही उसके जीवन का सच है। इसके अतिरिक्त वह सोच भी नहीं सकती जिस प्रकार से समाज के सरोकार से वह कटी हुई है। उसे रोज का अखबार तक हासिल नहीं है, जिससे उस अपने उबाऊपन दशा से जीवन से दो लक्षण निकलकर बाहर की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है उससे जुड़ने का, जानने का मौका मिल सके। ऐसी स्थिति में एक आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचने, उसके लिए संघर्ष करने तथा अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं बचती। मालती की जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके सामने अपने को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन देखते हैं गैंग्रीन के कि दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा कथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपन और घना सा फैल गया। हमारे व्यवहार में सदा संख्या की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व, ये तो लेखक का कथन है, ठीक है, लेखक का, आप बता सकते हैं किसका कथन है। कभी भ्रातृत्व के बड़े छोटेपन के बंधनों में घिरा नहीं। बताएं किसका कथन है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई। ये भी लेखक का कथन है। अगला है कि मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो किसी बीती हुई बात को याद करने की। अच्छा, मालती है तो ऑलरेडी ये प्रश्न नहीं आएगा, इस तरह का लिखा हुआ है ना। हाँ, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे इस घर में मालती। ठीक है, एक कथन और आता है लास्ट में। यहाँ पे मालती है तो बिल्कुल ये प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा, ये भी ऐसा कथन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट है ऐप पर। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत कम शुल्क में, मात्र 2000 रुपये में आप दिसंबर तक बैच में आ सकते हैं और अपनी स्टडी को कर सकते हैं विथ टेक्स्ट। किसी प्रकार का आपको कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई मॉक टेस्ट, कोई प्रीवियस क्वेश्चन, कोई मॉडल पेपर, कुछ भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। टोटल आपको यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।